चेयरमैन साहब, दस्तखत मत कीजिए, यह एक जाल है। एक सफाईकर्मी की बेताब कानाफूसी चेयरमैन के कानों तक पहुंची। दस्तखत होने में सिर्फ 3 सेकंड बाकी थे। जैसे ही 25 साल की सफाईकर्मी पानी की बूंदें पोंछने के लिए झुकी, उसकी सफेद यूनिफॉर्म के अंदर से एक नीलम का हार बाहर निकल आया। यह वही लड़की थी जिसने सुबह 5 बजे चेयरमैन के ऑफिस में बेहोश पड़े चेयरमैन को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। उसकी जेब में एक चांदी का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पेन छिपा हुआ था। दिन के 100 रुपये कमाने वाली एक सफाईकर्मी ने 1 खरब रुपये की डील को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? और चेयरमैन का हाथ रोकने वाली इस लड़की की असली पहचान क्या है? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सुबह के 5 बजे मुंबई शहर उमस और खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्यालय की इमारत के बाहर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस सन्नाटे में इमारत का विशाल शीशे का दरवाजा धीरे से घूमा और एक लड़की अंदर आई। फटे हुए चप्पलों और साफ सुथरी सफाईकर्मी की यूनिफॉर्म में वह 25 साल की प्रिया थी। प्रिया सफाई के सामान वाले कमरे की ओर बढ़ी और पोछा, बाल्टी और कीटाणुनाशक निकालकर अपनी ट्रॉली में करीने से जमाने लगी। उसके हाथ बड़ी तेजी और सफाई से चल रहे थे। सुबह के इस पहर में इस इमारत की किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन यह समय प्रिया को सुकून देता था। बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप अपने काम में लगे रहने से उसका दिन शुरू हो जाता था। प्रिया लिफ्ट में चढ़ी और सबसे ऊपर की मंजिल 35वीं मंजिल का बटन दबाया। हमेशा की तरह वह सबसे पहले चेयरमैन के ऑफिस के गलियारे को साफ करने वाली थी। किसी के आने से पहले सबसे अहम जगह को चमका देना यह प्रिया की अपनी जिम्मेदारी थी। 35वीं मंजिल पर पहुंचकर प्रिया चेयरमैन के ऑफिस की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। कसकर बंद दरवाजे के नीचे से टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। इस वक्त यहां कौन हो सकता है? प्रिया ने हैरानी से सोचा। यह जगह तो इस समय बिल्कुल खाली होनी चाहिए थी। ठीक उसी पल ऑफिस के अंदर 61 वर्षीय चेयरमैन विक्रम मेहरा फाइलों के ढेर में डूबे दर्द से कराह रहे थे। कई रातों से जागने के कारण उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना बायां हाथ सीने पर रखा, उनकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। धुंधलाती चेतना के बीच उन्हें 25 साल पहले छोड़ी हुई अपनी पत्नी अंजलि का चेहरा याद आया। वह जिसे वह बेहद प्यार करते थे, लेकिन जिसे वह बचा नहीं सके। सफलता के शिखर पर बैठा एक आदमी, लेकिन उस चमक दमक के पीछे सिर्फ गहरा अकेलापन और पछतावा था। आखिरकार विक्रम मेहरा का सिर मेज पर गिरा और फिर वह फिसलकर नीचे फर्श पर आ गिरे। धड़ाम गलियारे तक पहुंची। इस आवाज से प्रिया का दिल दहल गया। प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा धकेलकर अंदर घुस गई। विशाल ऑफिस में बड़ी सी मेज के पास फर्श पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। एक पल के लिए प्रिया की सांसें थम गईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और दौड़कर उनके पास पहुंची। चेयरमैन साहब, आप ठीक हैं? उसने उनके कंधे हिलाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ नीले हो गए थे। प्रिया ने कांपते हाथों से 112 पर फोन किया और फिर अपने दिमाग में कहीं दबी प्राथमिक उपचार की विधि को याद करने लगी। प्रिया ने जल्दी से उनकी टाई ढीली की और शर्ट के बटन खोलकर सांस का रास्ता साफ किया। उसने अपना कान उनकी नाक और मुंह के पास लगाया। सांस नहीं चल रही थी। प्रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन घबराने का वक्त नहीं था। उसने अपनी कमजोर बाजुओं में पूरी ताकत लगाकर उनके सीने को दबाना CPR शुरू कर दिया। हे भगवान, आंखें खोलिए प्लीज। उसकी बेताब आवाज खाली ऑफिस में गूंज रही थी। 1 मिनट, फिर 2 मिनट बीत गए। उसकी बाहें भारी हो गईं, लेकिन प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी और दबाव जारी रखा। उसके माथे से पसीने की एक मोटी बूंद विक्रम के पीले गाल पर गिरी और ठीक उसी पल विक्रम ने एक गहरी अटकी हुई सांस बाहर छोड़ी। उनका सीना हल्का हल्का ऊपर नीचे होने लगा। प्रिया ने राहत की सांस ली। जल्द ही एम्बुलेंस के सायरन की तेज आवाज के साथ पैरामेडिक्स और सुरक्षा गार्ड अंदर आ गए। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। प्रिया एक तरफ हट गई। जब विक्रम को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, तो सिक्योरिटी हेड प्रिया के पास आया। अच्छा किया, अब ऑफिस की सफाई फिर से शुरू करो। बस इतना ही, एक शुक्रिया तक नहीं कहा गया। सिक्योरिटी हेड बेरहमी से मुड़कर चला गया। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए।
उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। खिड़की के बाहर उसे विक्रम एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखे। लाल सायरन की रोशनी सुबह के अंधेरे में घूम रही थी। प्रिया ने चुपचाप एक गहरी सांस ली। उसने अभी अभी जिसकी जान बचाई थी वह इस आलीशान इमारत का मालिक था, और वह खुद बस फर्श साफ करने वाली एक मामूली सफाई कर्मी। सुबह 6 बजे जब प्रिया पहली मंजिल की लॉबी में एम्बुलेंस टीम के छोड़े गए पैरों के निशान साफ कर रही थी, तभी एक काली लग्जरी कार मुख्यालय के सामने आकर रुकी। वाइस चेयरमैन साहब की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, हालत गंभीर बताई जा रही है, पर्सनल असिस्टेंट ने हड़बड़ी में रिपोर्ट दी। कार से उतरने वाला शख्स 55 वर्षीय राजेश मेहरा था, विक्रम का सौतेला भाई। लेकिन राजेश के चेहरे पर अजीब भाव थे। भाई के लिए चिंता नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना और लालच चमक रहा था। अस्पताल, सुबह 10 बजे की शेयर बेचने की मीटिंग, विदेशी निवेशक के साथ गुप्त सौदा। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। आखिरकार मौका मिल ही गया। भाई साहब के होश में आने से पहले मुझे कागजों पर मुहर लगवानी होगी और मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना होगा। राजेश अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वह लॉबी की ओर भागा। गुप्ता, तुरंत अस्पताल के डीन को फोन करो, कहो कि भाई साहब की हालत के बारे में मेरे अलावा किसी को कुछ न बताया जाए। हड़बड़ी में जैसे ही राजेश ने अपना कोट ठीक किया, उसकी जेब से कुछ उछलकर बाहर गिरा। टक! एक भारी धातु का पेन संगमरमर के फर्श पर गिरकर दूर तक लुढ़क गया। लेकिन राजेश का ध्यान सिर्फ चेयरमैन की गद्दी पर था। उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और लिफ्ट में गायब हो गया। लॉबी के कोने में फर्श साफ कर रही प्रिया के पैरों के पास वह चमकता हुआ पेन आकर रुका। प्रिया ने पेन उठाया और जोर से चिल्लाई, सर, आपका कुछ गिरा है। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा तब तक बंद हो चुका था। बंद होते दरवाजे के बीच से राजेश की ठंडी और बेसब्र निगाहें प्रिया पर पड़ीं। प्रिया ने पेन पर लगी धूल को अपनी यूनिफॉर्म से पोंछते हुए बुदबुदाया, महंगा लगता है, बाद में लौटा दूंगी। जैसे ही उसने पेन को अपनी जेब में रखने के लिए पकड़ा, उसकी उंगली फिसली और साइड में लगा एक छोटा सा बटन दब गया। क्लिक! पेन से एक हल्की सी फोन की घंटी की आवाज शांत लॉबी में सुनाई दी। फिर किसी की आवाज आई, खन्ना साहब, अभी बात कर सकते हैं? यह राजेश की आवाज थी, धीमी और साजिश भरी। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली और कान लगाकर सुनने लगी। रिकॉर्ड की गई आवाज और भी घटिया होती जा रही थी। भाई साहब के दस्तखत होते ही सब खत्म। शेयर आज ही ट्रांसफर हो जाएंगे और उनके दिमागी रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट भी मैंने बनवा लिया है। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आवाज बेरहमी से जारी रही। मैंने इस दिन के लिए 25 साल इंतजार किया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रिया ने अनजाने में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसे लगा कि वह वहीं गिर पड़ेगी। जिस इंसान की जान उसने अभी अभी बचाई थी, उसी का भाई उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह सच्चाई कि किसी के लिए चेयरमैन का गिरना जरूरी था, प्रिया के दिमाग को सुन्न कर गई। प्रिया ने कांपते हाथों से उस रिकॉर्डर पेन को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसकी जिंदगी की डोर हो। खाली लॉबी के बीच में प्रिया अकेली खड़ी हाँफ रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी एक ऐसे खतरनाक सच का दरवाजा खोल दिया है जहां से लौटना नामुमकिन है। एग्जीक्यूटिव लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। राजेश ने शीशे में अपनी छवि को देखते हुए टाई ठीक की। करीने से संवारे हुए बाल, महंगे सूट में चौड़े कंधे, सब कुछ परफेक्ट था। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। अब मंजिल दूर नहीं। जीत का यह मंत्र मन में दोहराते हुए राजेश ने अपनी आदत के मुताबिक सूट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। वह अपने जीत के हथियार, उस रिकॉर्डर पेन को जांचना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियों को सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। एक पल में राजेश की त्योरियां चढ़ गईं। बाईं जेब, दाईं जेब, पैंट की जेबें। उसने सब कुछ खंगाल डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह नहीं हो सकता। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि पेन गायब है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजेश ने लिफ्ट में ऊपर आने तक की हर घटना को याद करने की कोशिश की। मैं लॉबी में दौड़ा, लिफ्ट में चढ़ा। तभी उसे याद आया कि दौड़ते वक्त उसके सीने पर एक झटका सा लगा था। निश्चित रूप से कुछ बाहर गिरा था। आपका कुछ गिरा है, किसी की आवाज अब उसके कानों में गूंजने लगी। उस वक्त अनसुनी कर दी गई वह आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। राजेश ने चीखते हुए लिफ्ट की दीवार पर मुक्का मारा। धम! एक भारी आवाज उस छोटी सी जगह में गूंज उठी।
उसके हाथ की गांठ लाल हो गई, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। दरवाजा खुलते ही राजेश अपने पर्सनल असिस्टेंट पर झपटा। उसका गला पकड़ने वाले अंदाज में वह गुर्राया, अभी लॉबी में जाओ, एक चांदी का पेन है, उसे तुरंत लेकर आओ। असिस्टेंट, जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, घबराए हुए चेहरे के साथ सिक्योरिटी टीम को वॉकी टॉकी पर बताते हुए सीढ़ियों से नीचे भागा। राजेश गलियारे में अकेला खड़ा कांप रहा था। सालों से बनाई गई योजना के एक पल में ढह जाने का डर उसे खाए जा रहा था। उसी वक्त लॉबी के कोने में बने पेंट्री में प्रिया ने उस पेन को अपनी जेब में गहराई तक छिपा लिया। उसने वाटर कूलर से ठंडा पानी लेकर पिया, लेकिन उसका दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। ब्लाइंड्स के बीच से उसे कुछ दिखाई दिया। वही असिस्टेंट और 3-4 सुरक्षा गार्ड लॉबी में घुस रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। गार्ड फर्श को, काउंटर के नीचे और गमलों के पीछे हर जगह छान रहे थे। क्या आपने एक चांदी का पेन देखा है? वे वहां के कर्मचारियों से पूछ रहे थे। प्रिया की सांसें अटक गईं। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसे यकीन हो गया कि वे उसी चीज की तलाश में हैं जो उसकी जेब में है। प्रिया वहीं जम गई, अपनी सांसों को रोके हुए। सिक्योरिटी हेड उस जगह पर आया जहां प्रिया सफाई कर रही थी। उसने कूड़ेदान तक को उलटकर एक एक चीज को जांचा। प्रिया डर के मारे पेंट्री के अंदर लॉकर के पीछे छिप गई। उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही होगी। तुरंत सीसीटीवी चेक करो, एक गार्ड चिल्लाया। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। सीसीटीवी देखते ही उसका चेहरा पकड़ा जाएगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। जैसे ही सिक्योरिटी का एक आदमी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए अपने केबिन में गया, लॉबी में थोड़ी अफरा तफरी मच गई। प्रिया ने इस छोटे से मौके को नहीं गंवाया। उसने अपनी ट्रॉली वहीं छोड़ी और कर्मचारियों के लिए बने सर्विस कॉरिडोर की ओर भागी। प्रिया ने अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर एक पुरानी जैकेट डाल ली। रात की शिफ्ट से घर जा रहे कर्मचारी की तरह सिर झुकाकर वह सर्विस कॉरिडोर से बाहर निकल गई। जब भी उसे गार्ड के कदमों की आहट सुनाई देती, वह अपनी सांस रोककर दीवार से चिपक जाती। पिछले दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे लगा कि वह गिर पड़ेगी। उसके घुटने कांप रहे थे, लेकिन प्रिया ने पेन को कसकर पकड़ा और मेट्रो स्टेशन की ओर तेजी से चल पड़ी। सुबह की ठंडी हवा उसके पसीने से भीगे बदन से टकराई, लेकिन उसके पास पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं था। उधर वीआईपी वार्ड के आईसीयू में ऑक्सीजन मशीन के सहारे सांस ले रहे विक्रम मेहरा ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोलीं। धुंधली नजरों से उसे सफेद छत दिखाई दी। डॉक्टर और नर्स दौड़कर आए और उसकी आंखों की पुतलियों और स्वास्थ्य की जांच करने लगे। विक्रम को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह जिंदा है। उसकी धुंधली चेतना में कुछ कौंधा। मौत के मुंह से उसे वापस खींचने वाला एक गर्म हाथ, उसके सीने पर दबाव डालती एक बेताब ताकत और उसके कानों में गूंजती एक घबराई हुई आवाज। उसे याद नहीं था कि वह कौन था, लेकिन उस हाथ की गर्माहट उसे साफ महसूस हो रही थी। सेक्रेटरी मिस्टर गुप्ता कमरे में आए। उन्होंने 90 डिग्री झुककर चेयरमैन के होश में आने पर राहत जताई। विक्रम ने ऑक्सीजन मास्क के अंदर से अपनी दबी हुई आवाज में पूछा, मुझे किसने ढूंढा? सुबह की सफाई करने वाली एक महिला कर्मचारी ने सबसे पहले आपको देखा था। एम्बुलेंस आने तक वह आपको सीपीआर देती रही। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उसने सिर्फ फोन नहीं किया था, उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। उस नेक इंसान को ढूंढ कर लाओ। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मिस्टर गुप्ता ने सिर झुकाकर जवाब दिया। उसी समय मेहरा ग्रुप के मुख्यालय में राजेश मेहरा का ऑफिस। रिकॉर्डर पेन न मिलने पर राजेश ने मेज पर रखी व्हिस्की की बोतल उठाकर फर्श पर पटक दी। कांच के टुकड़े बिखर गए और शराब की तेज गंध कमरे में फैल गई। सिक्योरिटी रूम से मिली सीसीटीवी फुटेज चलाते हुए राजेश स्क्रीन को घूर रहा था, लेकिन किस्मत से सफाई की ट्रॉली और एक खंभे ने एंगल को ढक लिया था, जिससे चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? राजेश ने मॉनिटर पर लात मारते हुए चिल्लाया। ऐसे घटिया कैमरे लगाए हैं सिक्योरिटी के नाम पर, पैसे लेते हैं और काम ढंग से नहीं करते। राजेश ने मॉनिटर पर अपना गुस्सा निकाला, लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कद, काठी और बालों का स्टाइल तो दिख रहा है। एचआर डिपार्टमेंट से सुबह की सफाई करने वाले सभी कर्मचारियों की लिस्ट निकलवाओ अभी। उसका असिस्टेंट घबराकर बाहर भागा। राजेश ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बिखरे बाल संवारे। उसने अपने बिगड़े हुए चेहरे को ठीक करने की कोशिश की और होंठ भींच लिए। चलता हूं, देखता हूं भाई साहब की सांसें अभी चल भी रही हैं या नहीं। अस्पताल पहुंचकर राजेश ने अपना चेहरा पूरी तरह बदल लिया।
उसने झूठे आंसू बहाते हुए विक्रम के बिस्तर के पास दौड़ लगाई। उसने अपने दोनों हाथों से भाई का हाथ पकड़ लिया। भाई साहब, आप ठीक हो गए? यह देखकर मेरी जान में जान आई। राजेश की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू असली लग रहे थे। चिंता भरे शब्दों के बावजूद विक्रम को अपने भाई की उंगलियों से एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। नहीं, यह कुछ और था। यह किसी जानलेवा इरादे जैसा था। विक्रम ने सहज रूप से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह एक ऐसे बूढ़े शेर की आंखें थीं जो दशकों से इस जंगल का राजा रहा हो। विक्रम को अच्छी तरह पता था कि उसके भाई के नकाब के पीछे क्या छिपा है। जागे हुए शेर की आंखें ठंडक से चमक उठी। अगले दिन सुबह 10 बजे मेहरा ग्रुप मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस रूम। बाहर की तेज धूप के विपरीत कमरे के अंदर का माहौल ठंडा और बोझिल था। लंबी मेज के चारों ओर देश विदेश के निवेशक और बड़े डायरेक्टर्स बैठे थे। बीच में भारत और दूसरे देशों के झंडे लगे हुए थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुख्य कुर्सी के ठीक बगल में राजेश बैठा था। ऊपर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन मेज के नीचे उसके पैर लगातार कांप रहे थे। भाई के गिरने के बाद आज यह डील होते ही इस ग्रुप का असली मालिक मैं बन जाऊंगा। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। विक्रम मेहरा धीरे धीरे अंदर आए। उनके हाथ पर ड्रिप की सुई का निशान था, जिसे उन्होंने अपनी आस्तीन से ढक रखा था। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद वह आए थे और कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। राजेश ने अपने भाई पर नजर रखते हुए मीटिंग जल्दी शुरू की। चेयरमैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम सीधे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। गलियारे के बाहर प्रिया अपनी सफाई ट्रॉली के पास खड़ी थी और उसने अपना मास्क नाक तक चढ़ा रखा था। वह छुट्टी लेना चाहती थी, लेकिन अपनी सुपरवाइजर के कहने पर उसे रुकना पड़ा था। आज वीआईपी मीटिंग है, बुलाने पर तुरंत आना। मीटिंग रूम के अंदर लीगल टीम के एक कर्मचारी ने एक मोटी फाइल चेयरमैन के सामने रखी। सर, बस यहां दस्तखत कर दीजिए। विक्रम ने कांपते हाथों से अपना पेन उठाया। पेन की नोक धीरे धीरे कागज की ओर बढ़ी और ठीक उसी पल ऊपर की मंजिल से धड़ धड़ की आवाज आई। छत के कोने में एक पुराने पाइप के आसपास कंपन हुआ और प्लास्टर के कुछ कण नीचे गिरे। फिर एक पतली सी पानी की धार दरार से रिसने लगी। पानी की एक बूंद बनी और वह बूंद सीधे एग्रीमेंट पर दस्तखत करने वाली जगह के पास गिरी, जिससे कागज गीला हो गया। अरे, पास बैठे एक डायरेक्टर ने कहा। कुछ लोगों की नजरें छत की ओर गईं। 2-3 बूंदें और गिरीं, जिससे एग्रीमेंट के कोने पर दाग फैल गया। मिस्टर गुप्ता हड़बड़ी में उठे। माफ कीजिए, ऊपर पाइप की मरम्मत के काम की वजह से शायद लीकेज हो गया है। मैं तुरंत मेंटेनेंस टीम को बुलाता हूं। निवेशकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मीटिंग में रुकावट से चिढ़कर राजेश ने गुस्से में कहा, बस कुछ बूंदें ही तो हैं, जल्दी पहुंचकर आगे बढ़ाइए। बाहर कोई सफाई वाला नहीं है क्या? तुरंत बुलाओ। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। प्रिया एक सूखा कपड़ा और एक छोटी बाल्टी लेकर कमर झुकाए अंदर आई। मास्क के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन प्रिया ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह बिना आवाज किए चेयरमैन की कुर्सी की ओर बढ़ी। इन लोगों के लिए एक सफाई कर्मी सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसे जल्दी आकर चुपचाप चले जाना चाहिए। प्रिया चेयरमैन के ठीक बगल में खड़ी हो गई और दस्तखत वाली जगह के ऊपर बाल्टी रख दी। उसने गीले हिस्से को सूखे कपड़े से दबाकर पोंछा। ऐसा करते हुए उसकी नजर स्वाभाविक रूप से फाइल के शीर्षक पर पड़ी, मेहरा ग्रुप शेयर और प्रबंधन हस्तांतरण समझौता। एक पल में प्रिया के दिमाग में कल रिकॉर्डर पेन से सुनी गई राजेश की आवाज कौंधी। उसका दिल बैठ गया। अगर उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जो कागज उसे अब तक बस एक बड़ी डील लग रहा था, अब वह किसी की जान लेने वाला फंदा नजर आने लगा। प्रिया ने जल्दी से चारों ओर देखा। राजेश घड़ी देखकर चिढ़ा हुआ था। कुछ डायरेक्टर्स छत को देख रहे थे और कुछ अपने फोन में व्यस्त थे। किसी ने भी चेयरमैन और सफाई कर्मी के बीच के तनाव को महसूस नहीं किया। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रिया ने पानी पोंछने का नाटक करते हुए अपना शरीर चेयरमैन की ओर और झुकाया। दूसरों के लिए यह बस एक सफाई कर्मी का अपने काम को ध्यान से करना था। चेयरमैन के कान के बहुत करीब आकर प्रिया ने एक सूखी घूंट निगली और सिर्फ होंठ हिलाते हुए फुसफुसाई, चेयरमैन साहब, इस पर दस्तखत मत कीजिए।
पेन की नोक कागज को छूने ही वाली थी कि विक्रम का हाथ हवा में रुक गया। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुना है। उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाया। ठीक बगल में के पात से अप मोहत को एक बगल में मास्क के ऊपर से झांकती दो बड़ी आंखें उन्हें सीधे देख रही थीं। उन आंखों में एक साफ मास्क में एक साफ मास्क में दृढ़ और कहीं ना कहीं एक दर्द छिपा हुआ भाव था। उन्हें उस औरत का चेहरा याद आ गया जिसे उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर चुना था, अंजलि। विक्रम एक पल के लिए सांस लेना भी भूल गए। प्रिया ने पानी पोंछने का नाटक करते हुए खुद को और झुकाया। यह एक जाल है। उस कानाफूसी के साथ ही उसकी यूनिफॉर्म के अंदर छिपा नीलम का हार बाहर निकल आया। आंसू की बूंद के आकार का वह लॉकेट चेयरमैन की आंखों के सामने धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे की रोशनी से टकराकर नीलम के अंदर से एक नीली लौ सी निकली। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। यह तो नहीं हो सकता। यह वही हार था जिसे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक खास कारीगर से बनवाया था। दुनिया में एकमात्र डिजाइन। उन्हें लॉकेट के पीछे अपने हाथ से खोदे हुए नंबर भी धुंधले से दिखाई दे रहे थे। ये विक्रम की दबी हुई आवाज उनके गले में ही अटक गई। उनका कांपता हुआ हाथ अनजाने में हार की ओर बढ़ा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए राजेश अपनी जगह से उछल पड़ा। भाई साहब, क्या हुआ? कुछ गलत है क्या? प्रिया ने तुरंत अपने हाथ से हार को ढका और उसे वापस अपनी यूनिफॉर्म के अंदर डाल लिया। विक्रम ने फौरन अपना शरीर थोड़ा सा घुमाकर प्रिया को ढका और राजेश की नजर को रोका। नहीं, कुछ नहीं। एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। अचानक चक्कर आ गया। उम्र के साथ ऐसा हो जाता है। एक पल का सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गीले एग्रीमेंट को देखा और फिर चुपचाप अपना पेन नीचे रख दिया। उन्होंने राजेश की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक अलग ही भाव था, शक, सावधानी और एक ऐसी भावना जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। आज की यह डील, हम इस पर दोबारा विचार करेंगे। मैं इस हालत में दस्तखत नहीं कर सकता। भाई साहब। राजेश अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। यहां तक आने के बाद आप यह क्या कह रहे हैं? सारे निवेशक यहां हैं, सब कुछ तय हो चुका है। मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। विक्रम ने उसकी बात काटी। यह मेरे नाम से होने वाला दस्तखत है। मैं इसे धुंधली चेतना में नहीं कर सकता। अगली बार देखेंगे। मीटिंग अचानक खत्म हो गई। निवेशक और डायरेक्टर्स हैरान होकर कमरे से बाहर चले गए। खाली कमरे में विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए। उनका दिल अभी भी धड़क रहा था। उस हार की छवि उनकी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। अंजलि को तोहफे में दिया गया हार उस जवान लड़की के गले में कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने सेक्रेटरी मिस्टर गुप्ता को धीरे से निर्देश दिया। गुप्ता, वह सफाई कर्मचारी। उन्होंने एक पल रुककर अपनी आवाज और धीमी की। बिना किसी से कुछ कहे उसे तुरंत मेरे कमरे में भेजो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चेयरमैन का ऑफिस इतना शांत था कि एक गहरी सांस की आवाज भी गूंज उठती। विक्रम सोफे पर गहरे धंसे हुए थे और मेज पर रखी एक निजी जांच की रिपोर्ट को देख रहे थे। उन्हें लिफाफा खोलने से डर लग रहा था, जैसे वह पैंडोरा का बक्सा हो। सावधानी से लिफाफा खोलकर जब उन्होंने पहला पन्ना देखा तो सबसे पहले उनकी नजर एक नाम पर पड़ी। विषय, प्रिया शर्मा। उम्र 25 वर्ष। उसके नीचे लिखा था, मां अंजलि शर्मा, मृत। विक्रम की नजरें उस नाम पर टिक गईं। अंजलि शर्मा। एक आह के साथ 25 साल पुरानी यादें उमड़ पड़ीं। गरीब लेकिन सबसे साफ और नेक दिल वाली लड़की। उनके परिवार के विरोध के बावजूद जिसे उन्होंने इतना प्यार किया था, उनकी पूर्व पत्नी का नाम। वह नाम उनके सीने में एक खंजर की तरह चुभ गया। रिपोर्ट की बातें दिल दहला देने वाली थीं। तलाक के समय 3 महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। अकेले बच्चे को जन्म दिया। गरीबी और प्रसव के बाद देखभाल की कमी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ गया। एक एक शब्द एक तीर की तरह चुभ रहा था। विक्रम की उंगलियां सफेद पड़ गईं। उनकी नजर अगली पंक्ति पर गई। प्रिया शर्मा, 5 वर्ष की आयु में मां अंजलि शर्मा की निमोनिया से मृत्यु। इस वाक्य पर विक्रम की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। जिस समय वह चेयरमैन बनने की ट्रेनिंग में व्यस्त थे, उनकी पत्नी एक ठंडे किराए के कमरे में अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर अकेली मर गई, सिर्फ 5 साल की बच्ची के पास, बिना किसी के हाथ थामे। आगे की जानकारी ने विक्रम का दिल चीर दिया। कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोसन शांति देवी ने अनाथ बच्ची को पाला पोसा। एक अनजान औरत जिसका खून का कोई रिश्ता नहीं था,
ने 20 साल तक उसे पाला और वह उसका असली पिता उसके अस्तित्व से भी अनजान था। और आखिरी कॉलम में लिखा था, पिता अज्ञात। इन 2 शब्दों को देखते ही विक्रम टूट गए। वह जो जिंदा था, इस बच्ची के जीवन में एक खाली जगह था। यह सच्चाई कि जिस पत्नी को वह बचा नहीं सके, वह उनके बच्चे को अपनी कोख में लिए अकेली चली गई और इस तरह दुखद अंत हुआ। इस अपराध बोध ने उन्हें कुचल दिया। न जाने कितना समय बीत गया। विक्रम ने अपनी नम आंखों को पोंछा और इंटरकॉम दबाया। उनकी आवाज भारी थी, गुप्ता, बाहर इंतजार कर रही प्रिया शर्मा को अंदर भेजो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और प्रिया घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर आई। विक्रम अब उसे एक मेहनती सफाईकर्मी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चमत्कारी बेटी के रूप में देख रहे थे जिसने नरक जैसी जिंदगी जीकर खुद को बचाया था। आपने बुलाया चेयरमैन साहब? प्रिया ने धीरे से पूछा। विक्रम ने शांत रहने का नाटक करते हुए उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आराम से बैठो। विक्रम ने प्रिया के चेहरे को गौर से देखा। उसकी साफ आंखें और जिद्दी दिखने वाले होंठ बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मृत अंजलि की थीं। यहां तक कि मुस्कुराते समय उसके होंठों का हल्का सा ऊपर उठना भी। मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना? विक्रम ने मन ही मन खुद को कोसा। तुम्हारी मां का नाम अंजलि शर्मा था, है ना? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। प्रिया ने हैरानी से सिर हिलाया। जी हां, जब मैं 5 साल की थी तब उनका देहांत हो गया था। क्या कोई समस्या है? नहीं, विक्रम आगे कुछ नहीं कह पाए। उन्हें मीटिंग में देखा गया हार याद आया और उन्होंने सावधानी से पूछा, क्या तुम जो हार पहनती हो उसे मैं एक बार देख सकता हूं? प्रिया झिझकी। यह उसकी मां की निशानी थी जिसे वह आसानी से किसी को नहीं दे सकती थी। लेकिन चेयरमैन की आंखों में विनती देखकर उसने हार उतारकर उनकी हथेली पर रख दिया। यह मेरी मां की निशानी है। वह इसे बहुत सहेज कर रखती थी, इसलिए मैं इसे हमेशा ताबीज की तरह पहनती हूं। विक्रम ने हार लिया। ठंडी धातु और रत्न का स्पर्श उनकी उंगलियों पर महसूस हुआ। उन्होंने कांपते हाथों से लॉकेट को पलटा, पुराने और खरोंचों वाले लॉकेट के पीछे 25 साल पहले किसी महंगे कारीगर को न देकर अपने हाथ से अपनी शादी की सालगिरह की तारीख 11/4 को खोदा था। वह निशान खुरदरा लेकिन साफ था। उस वक्त का वह अनाड़ीपन जब उन्होंने सिर्फ प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसमें उतनी ही सच्चाई थी। अंजलि इस हार को पाकर कितनी खुश हुई थी, वह मुस्कान उनकी आंखों के सामने तैर गई। यह पक्का था, रिपोर्ट और यह चीज दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे थे। विक्रम के कंधे चुपचाप हिलने लगे। हां, एक हल्की सी आह निकली। सारी पहेलियां सुलझ गई थीं। विक्रम को अपने आंसू रोकने के लिए अपना चेहरा लाल करना पड़ा। वह अभी प्रिया को गले लगाकर कहना चाहते थे, माफ कर दो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन यह सही समय नहीं था। बाहर भेड़िए जैसा भाई राजेश नजर रखे हुए था। अभी अपनी भावनाएं जाहिर करने से उनकी बेटी की जान को खतरा हो सकता था। विक्रम ने अपने होंठों को इतनी जोर से भींचा कि खून निकलने लगा। विक्रम ने हार प्रिया को लौटाते हुए उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। यह बहुत कीमती चीज है, इसे संभाल कर रखना, और अगर कभी कोई भी मुश्किल आए तो बिना झिझके सीधे मेरे कमरे में आना, किसी से भी पहले। प्रिया हैरान होकर आंखें झपका रही थी। उसे चेयरमैन के हाथों से एक भारीपन और एक अजीब सा दुख महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, मैं ऐसा ही करूंगी। विक्रम को डर था कि वह अपनी भावनाएं और जाहिर कर देंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से मुड़कर हाथ से इशारा किया। काम के बीच में बुलाने के लिए माफ करना, अब तुम जा सकती हो। प्रिया के जाते ही विक्रम ने मिस्टर गुप्ता को बुलाया। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके धीमा करते हुए निर्देश दिया, गुप्ता, जो कर्मचारी अभी बाहर गई है उसके पीछे तुरंत सिक्योरिटी लगाओ। 24 घंटे निगरानी रखो और अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। यह बहुत गोपनीय है, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्ता के जाने के बाद विक्रम अकेले सोफे पर ढह गए। उन्होंने अपना सीना पकड़ा और चुपचाप रोने लगे। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वह इतना रोए कि उनके कंधे हिलने लगे। 25 साल तक अनजान रहने का अपराध बोध, अपनी पत्नी को न बचा पाने का पछतावा और अकेले संघर्ष करके बड़ी हुई बेटी के लिए दुख, सब एक साथ उमड़ पड़ा। उधर चेयरमैन के ऑफिस से निकलकर गलियारे के कोने पर मुड़ते ही प्रिया के पैरों की जान निकल गई। उसने दीवार का सहारा लिया।
पसीने से भीगा मास्क उतारकर उसने हाथ से हवा की ओर अपनी सांसें ठीक की। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, सामने के गलियारे से कोई आ रहा था। जूतों की टकटक की आवाज गूंज रही थी। वह राजेश मेहरा था। प्रिया का चेहरा देखते ही उसके कदम रुक गए। एक पल के लिए उसकी आंखें हिलीं। राजेश ने बिना कुछ कहे उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बिना मास्क का चेहरा, दुबला पतला शरीर, बंधे हुए बाल सीसीटीवी की धुंधली छव्वे से बिल्कुल मेल खा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे संकरी हो गईं, एक जानवर की तरह। उसे यकीन हो गया कि यही वह लड़की है जिसने रिकॉर्डर पेन उठाया है। राजेश के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। यह एक शिकारी का भाव था जिसे अपना शिकार मिल गया हो, और वह बहुत धीरे से बुदबुदाया, मिल गई। चूहिया। प्रिया ने उसकी नजर को महसूस नहीं किया और गलियारे से निकल गई। उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ के पीछे एक ठंडी, जानलेवा नजर उसे घूर रही थी। प्रिया को भेजने के बाद विक्रम किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे थे। उनके सामने रखी फाइलों का कोई मतलब नहीं रह गया था। उनका दिमाग सिर्फ उस लड़की प्रिया के ख्यालों से भरा हुआ था। आखिरकार विक्रम ने दोपहर के सारे जरूरी काम रद्द कर दिए। वह समय से बहुत पहले अकेले अपनी हवेली लौट आए। उन्होंने ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों को छुट्टी दे दी। इस पल वह बिल्कुल अकेले रहना चाहते थे। विशाल और शांत हवेली में घुसते ही विक्रम ने नौकरों को सख्त आदेश दिया, कोई भी दूसरी मंजिल पर मेरे स्टडी रूम के पास नहीं आएगा। मेरी इजाजत के बिना एक गिलास पानी भी नहीं लाना। चेयरमैन के ठंडे आदेश पर सभी नौकर चुपचाप हट गए। विक्रम भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही उनके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। आज जो सच उन्हें पता चला था, उसका वजन उनके कंधों को झुका रहा था। स्टडी रूम में घुसकर विक्रम ने दरवाजा बंद कर लिया और दीवार में छिपी एक तिजोरी के पास गए। विक्रम ने कांपते हुए तिजोरी का डायल घुमाया। पासवर्ड था 1104। 25 साल पहले अंजलि के साथ उनकी शादी की तारीख, तलाक के कागजों पर दस्तखत करने और उसके चले जाने के बाद भी विक्रम यह नंबर बदल नहीं पाए थे, या शायद बदल नहीं सकते थे। यह उनकी एकमात्र अधूरी ख्वाहिश थी। डायल घुमाते हुए उनकी उंगलियां कांप रही थीं। एक भारी आवाज के साथ तिजोरी का दरवाजा खुल गया। सबसे अंदर धूल से ढका हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम का 25 साल का अपराध बोध हो, जिसे उन्होंने अंधेरे में छिपा रखा था। विक्रम ने संदूक निकालकर मेज पर रखा। वह ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाते, फिर रुक जाते। उन्हें अंदर देखने से डर लग रहा था। काफी देर की हिचकिचाहट के बाद विक्रम ने एक लंबी सांस ली और संदूक खोला। संदूक के अंदर समय रुका हुआ था। अंजलि का इस्तेमाल किया हुआ शीशा, कुछ दांत टूटी हुई लकड़ी की कंघी और उनके रिश्ते की शुरुआत की कुछ पुरानी, फीकी पड़ चुकी तस्वीरें। विक्रम ने तस्वीरों में अंजलि के चेहरे पर धीरे से अपनी उंगली फेरी। मुस्कुराते समय उसकी आंखों का सिकुड़ना, वह मासूम मुस्कान, और उसके गले में वही नीलम का हार चमक रहा था जो उन्होंने आज प्रिया के गले में देखा था। संदूक के नीचे रखी पुरानी तस्वीरों और डायरी को हटाते ही उनके बीच फंसा एक पीला पड़ चुका लिफाफा फर्श पर गिर गया। विक्रम ने हैरानी से लिफाफा उठाया। लिफाफे पर फीकी स्याही से कुछ लिखा था, एक जानी पहचानी और बहुत याद आने वाली लिखावट। मेरे प्यारे विक्रम के लिए आखिरी बार। एक पल में विक्रम की सांसें अटक गईं। यह एक खत था। उनकी यादें 25 साल पहले उस दिन पर लौट गईं जब अंजलि उन्हें छोड़कर गई थी। अस्पताल की एक नर्स ने विक्रम को एक बैग दिया था। मरीज ने यह अपने पति को देने के लिए कहा था। इसमें उनके कपड़े और एमेमेंटे सामान हैं। उस वक्त विक्रम धोखे और निराशा में डूबे हुए थे। उन्हें लगा था कि अंजलि उन्हें छोड़कर भाग गई है। उन्होंने उसकी यादों का सामना करने की हिम्मत नहीं की और बैग खोले बिना ही सारा सामान इस संदूक में डालकर बंद कर दिया था। उन्हें क्या पता था कि उस सामना सामान के ढेर में उसका आखिरी खत छिपा होगा। विक्रम ने कांपते हाथों से लिफाफा फाड़ा। सालों बाद एक सच्चाई दुनिया के सामने आ रही थी। उन्होंने चश्मा ठीक किया और अपनी पत्नी के आखिरी शब्दों को एक एक कर पढ़ने लगे। खत की शुरुआत में शिकायत नहीं, माफी थी। मैं आपको इसलिए नहीं छोड़ रही हूं कि मैं आपसे नफरत करती हूं, बल्कि इसलिए कि मुझ जैसी गरीब लड़की आपके रास्ते का कांटा न बन जाए। विक्रम की आंखों से एक मोटी बूंद खत पर गिरी। पागल औरत, कम से कम मुझे गाली तो दे देती।
शिकायत तो करती। उनकी नजर खत के बीच में पहुंची और एक वाक्य पर अटक गई। हमारे बीच एक ऐसा तोहफा आ गया है जिसके बारे में आप नहीं जानते। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। अपनी पत्नी के हाथ से लिखी यह सच्चाई उनके दिल को चीर रही थी। मैं इस बच्चे को अकेले पालूंगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ? मेरा खून। वह बोझ कैसे हो सकता है? आप किसी अच्छी लड़की से शादी करके खुश रहिएगा। मैं अपने बच्चे में आपकी परछाई देखकर, आपकी आंखों को देखकर पूरी जिंदगी आपको याद करते हुए जी लूंगी। विक्रम फूट फूट कर रो पड़े। उनकी अपनी बेटी पास में थी और वह उसे एक सफाईकर्मी के रूप में देख रहे थे। और अगर उन्होंने यह खत थोड़ा पहले पढ़ लिया होता या उस दिन बस एक बार वह बैग खोलकर देख लिया होता तो वह उसे कभी जाने नहीं देते। यह पछतावा उनके दिल को खाए जा रहा था। स्टडी रूम एक बूढ़े पिता की दर्दनाक सिसकियों से भर गया। उसी समय मुंबई के एक गुप्त ऑफिस में राजेश मेहरा के चेहरे पर भी तनाव था। एक जासूस ने आकर राजेश की मेज पर एक लिफाफा फेंका। पता चल गया, प्रिया शर्मा नाम की लड़की। राजेश ने विस्की का गिलास नीचे रखते हुए पूछा। जासूस ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कुछ तस्वीरें निकाली। जी, बहुत दिलचस्प बात पता चली है। मुंबई की एक बस्ती में रहती है। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मां बाप दोनों मर चुके हैं। एक बूढ़ी औरत के साथ रहती है, लेकिन वह उसकी सगी दादी नहीं है। पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया ने अनाथ बच्ची को पाला है। राजेश ने बेपरवाही से सिर हिलाते हुए कागज उठाए और अचानक उसकी नजरें रुक गईं। मां अंजलि शर्मा मृत। यह 3 शब्द देखते ही राजेश की आंखें सांप की तरह चमक उठीं। उसके दिमाग में 25 साल पुरानी याद कौंधी, जब वह अपनी भाभी अंजलि के पास गया था और उसे धमकी दी थी, अगर तलाक नहीं दिया तो तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसी जगह दफना दूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजेश ने उस दिन को याद किया। डरी सहमी अंजलि जो पीछे हट रही थी, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। वह माफी मांगने के बजाय अपने दोनों हाथों से अपने पेट को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वह किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रही हो। उस वक्त वह अपने पेट को, क्या वह गर्भवती थी? राजेश के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। पहेली सुलझ गई थी। प्रिया सिर्फ एक गवाह नहीं थी जिसने गलती से रिकॉर्डर पेन उठा लिया था। वह विक्रम की खून थी, उस औरत की बेटी जिसे उसने खुद घर से निकाला था। अगर यह सच दुनिया के सामने आ गया, अगर विक्रम को यह पता चल गया, तो न सिर्फ उसकी चेयरमैन बनने की योजना चौपट हो जाएगी, बल्कि उसके पुराने पाप भी सामने आ जाएंगे और वह बर्बाद हो जाएगा। यह एक खतरा है और एक मौका भी। राजेश बुदबुदाया। प्रिया अब सिर्फ एक गवाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कांटा थी जिसे रास्ते से हटाना ही था। राजेश ने अपने गुंडों को पैसों की गड्डी फेंकते हुए आदेश दिया, आज रात नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं। कल दिन में जब वह लड़की काम पर हो और घर खाली हो, पहले उस बुढ़िया को निपटाओ सफाई से। गुंडों ने पैसे उठाए और सिर हिलाया। राजेश ने एक घूंट में व्हिस्की खत्म की और प्रिया की तस्वीर को घूरने लगा। भाई साहब का खून, कितनी भी जिद्दी हो। वापस स्टडी रूम में रोने के बाद विक्रम ने अपनी आंखें पोंछीं और खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर सूरज ढल रहा था और अंधेरा छा रहा था। शीशे में अपनी छवि को देखते हुए विक्रम की आंखें अब एक कमजोर बूढ़े की नहीं थीं। यह एक पिता की आंखें थीं जो अपने खोए हुए साल वापस पाना चाहता था। एक ऐसे शेर की आंखें जो अपने परिवार को न बचा पाने के पाप का प्रायश्चित करना चाहता था। विक्रम ने अंजलि का खत अपनी जेब में दिल के सबसे करीब रख लिया। प्रिया। विक्रम ने पहली बार अपनी बेटी का नाम लिया, एक अनजान लेकिन दिल को छू लेने वाला नाम। यह पिता तुम्हें वह सब कुछ वापस दिलाएगा जो तुमने खोया है, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बाहर पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। तूफान से पहले की शांति हवेली पर छाई हुई थी, लेकिन विक्रम अभी तक नहीं जानते थे कि उस अंधेरे में उनकी बेटी की ओर एक और साया और भी खतरनाक इरादों के साथ बढ़ रहा था। अगले दिन दोपहर में प्रिया कंपनी की पेंट्री में पोछा धोते हुए बार बार घड़ी देख रही थी। आज समय बहुत धीरे धीरे कट रहा था। घर पर अकेली दादी की चिंता और अपने दिल में छिपाया हुआ रिकॉर्डर पेन उसे बेचैन कर रहे थे। कल रात भी उसे एक बुरा सपना आया था। कोई उसकी दादी को नुकसान पहुंचा रहा था। वह खुद को समझा रही थी कि यह बस एक वहम है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक अनजाना डर था। वह जल्दी घर जाना चाहती थी। कोने में
उसी समय मुंबई के बाहरी इलाके की एक बस्ती में दो काली गाड़ियां धूल उड़ाती हुई एक तंग पहाड़ी गली से ऊपर आईं। गाड़ियां प्रिया के घर के सामने रुकीं। आगे की गाड़ी से 4 हट्टे कट्टे सूट पहने आदमी उतरे। वे भाड़े के गुंडे थे। पिछली गाड़ी में राजेश बैठा था। उसने खिड़की थोड़ी सी नीचे की ओर धूप के चश्मे के पीछे से उस पुराने घर को घूरने लगा। चुपचाप काम खत्म करो, सिर्फ पेन ढूंढकर वापस आओ, राजेश ने धीरे से आदेश दिया। गुंडे पुराने दरवाजे की ओर बढ़े। उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। घर के अंदर शांति मां राजमा बीनते हुए रात के खाने की तैयारी कर रही थीं। प्रिया की पसंदीदा आलू मटर की सब्जी पतीले में पक रही थी और उसकी खुशबू फैल रही थी। दादी मां गुनगुनाते हुए प्रिया के आने का इंतजार कर रही थीं। और ठीक उसी पल धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ पुराना दरवाजा टूटकर गिर गया और गुंडे घर में घुस आए। दादी मां चौंक कर खड़ी हो गईं। कौन हो तुम लोग? गुंडों ने बिना कोई जवाब दिए अलमारी के दरवाजे खोले और दराजों को फर्श पर उलटना शुरू कर दिया। कपड़े चारों ओर बिखर गए, बिस्तर फाड़ दिए गए, मेज उलट दी गई। दादी मां की जिंदगी भर की संजोई हुई गृहस्थी एक पल में कबाड़ बन गई। गाड़ी से यह सब देख रहे राजेश का चेहरा बिगड़ने लगा। ये बेवकूफ! राजेश ने धूल से बचने के लिए रूमाल से अपना मुंह ढका और खुद गाड़ी से उतरकर घर में घुस गया। उसके चमचमाते जूते पुराने फर्श पर एक अजीब सी आवाज कर रहे थे। बिखरी हुई गृहस्थी को देखकर राजेश ने छिड़कर अपना चश्मा उतारा और आदेश दिया, मैंने एक चांदी का पेन ढूंढने को कहा था, फालतू चीजों को हाथ मत लगाओ। दादी मां ने राजेश का चेहरा देखते ही महसूस किया कि उनके शरीर का खून ठंडा पड़ गया है। वह तीखी आंखें, वह चिड़चिड़ापन, उन्होंने उसे कहीं देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। तभी एक गुंडे ने चाकू से बिस्तर फाड़ा तो दादी मां ने सहज रूप से कोने में रखे एक पुराने गहनों के डिब्बे को सीने से लगा लिया। उसमें अंजलि की तस्वीर थी, प्रिया के लिए छोड़ी गई एकमात्र निशानी। राजेश ने यह देखा और उसकी आंखें संकरी हो गईं। कुछ छिपा रही हैं। उसकी आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। राजेश ने आगे बढ़कर डिब्बा छीनने की कोशिश की। इसे दो, सीधे सीधे। जैसे ही राजेश चिल्लाया, दादी मां के दिमाग में 25 साल पुरानी याद कौंधी। उस वक्त पड़ोस में रहने वाली गर्भवती अंजलि से मिलने एक आदमी आया था, जवान, तीखी आंखों वाला। वह आदमी अंजलि का गला पकड़कर कह रहा था, बच्चा गिरा दो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। डरी हुई अंजलि अपने पेट को पकड़कर रो रही थी। वही आवाज, वही आंखें। 25 साल बीत गए थे लेकिन वह बिल्कुल वैसा ही था। उम्र के साथ झुर्रियां बढ़ गई थीं लेकिन वह क्रूरता नहीं बदली थी। याद आते ही दादी मां की आंखों में डर की जगह गुस्सा आ गया। तो यह तू है, पहले अंजलि को परेशान किया और अब उसकी बेटी को मारने आया है। तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। दादी मां चीखीं, उनकी आवाज फट रही थी। अपने अतीत को इतनी सटीकता से याद करने वाली बुढ़िया को देखकर राजेश घबरा गया। यह बुढ़िया सठिया गई है, बकवास कर रही है। राजेश ने गुस्से में पास रखी खाने की मेज पर लात मारी। पक रही सब्जी का पतीला उलट गया और गर्म तरी चारों ओर फैल गई। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगीं। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा होने लगे थे। क्या हुआ? पुलिस को बुलाओ। अपनी पहचान उजागर होने के डर से राजेश ने होंठ भींचे और फैसला किया। तमाशा देखने वाले आ गए। इससे पहले कि और तीझला हो, यहां से निकलो, राजेश ने गुंडों को चिल्लाकर कहा और भाग गया। काली गाड़ियां तेजी से पहाड़ी से नीचे उतर गईं। तूफान के बाद घर में सिर्फ टूटे बर्तन और फटे कपड़े बिखरे पड़े थे। दादी मां फर्श पर गिर पड़ी। उन्होंने बचाए हुए डिब्बे को सीने से लगाया और हाँफने लगीं। उनके सीने में एक जलन सी उठी। पैरों की जान निकल जाने पर वह दीवार का सहारा लेकर धीरे से बैठ गईं। हे भगवान! ये लोग! उन्हें एक लंबी खांसी आई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेहोश होते हुए भी दादी मां के हाथ से वह डिब्बा नहीं छूटा। कुछ देर बाद काम से लौटी प्रिया घर पहुंची। दरवाजे पर वह खौफनाक मंजर देखकर प्रिया चीख पड़ी, दादी मां! प्रिया बिना चप्पल उतारे कमरे में भागी। फर्श पर दादी मां को बेहोश देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से उन्हें सहारा दिया। दादी मां! दादी मां! उठिए! दादी मां का शरीर ढीला पड़ चुका था। सांस चल रही थी लेकिन वह बेहोश थीं। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। 112, प्लीज जल्दी आइए। प्रिया रोते हुए फोन पकड़कर बोली। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसी समय मेहरा ग्रुप की हवेली में
अपने सेक्रेटरी से जिंजी फोन आने पर विक्रम ने फाइल गिरा दी और उछल पड़े। प्रिया के घर पर राजेश। जी चेयरमैन साहब, प्रिया सुरक्षित है, लेकिन उसके साथ रहने वाली दादी मां सदमे से गिर पड़ी हैं और हालत गंभीर है। रिपोर्ट खत्म होने से पहले ही विक्रम ने अपना कोट पहना और कमरे से बाहर भागे। तुरंत अस्पताल चलो, गाड़ी तैयार करो। विक्रम की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। उनके चेहरे पर एक पिता की बेबसी थी। अस्पताल के इमरजेंसी रूम के गलियारे में प्रिया ऑपरेशन थिएटर की लाइट को देखते हुए दीवार के सहारे बैठी थी। वह अपने खून से सने हाथों को पकड़े कांप रही थी। आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका दिल जल रहा था। एम्बुलेंस में दादी मां के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। प्रिया, उन लोगों से बचकर रहना। यह सब उसकी वजह से हुआ था, उस रिकॉर्डर पेन की वजह से। प्रिया खुद को कोस रही थी। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाजा खौं की आवाज के साथ खुला। ठंडी हवा में अचानक गर्माहट आ गई। हांफता हुआ एक शख्स अंदर आ रहा था। वह विक्रम मेहरा थे। उनकी टाई ढीली थी और माथे पर पसीना था। विक्रम ने गलियारे के कोने में सहमी हुई प्रिया को देखा। प्रिया ने भी धीरे से सिर उठाकर उन्हें देखा। दोनों की नजरें हवा में मिलीं। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि चेयरमैन यहां क्यों है, लेकिन उनकी आंखों में उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो वह समझ नहीं पा रही थी। सिर्फ चिंता से परे एक खून का रिश्ता महसूस करने वाली गर्मजोशी। विक्रम भी कुछ नहीं कह पाए। खून से सनी यूनिफॉर्म में कांपती हुई अपनी बेटी को देखकर उनका दिल टूट रहा था। उसे न बचा पाने का अपराध बोध और अब उसे बचाने का संकल्प उनकी आंखों में घूम रहा था। इस पल दोनों ने सहज रूप से महसूस कर लिया था कि अब इस अकेली और मुश्किल लड़ाई को उन्हें अकेले नहीं लड़ना होगा। अस्पताल के इमरजेंसी बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए शांति मां ने विक्रम का चेहरा देखा। एक पल में उनकी आंखें चमक उठीं। उनके पीले चेहरे पर जान आ गई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उनकी सूट की आस्तीन पकड़ ली। कमजोर हाथ, लेकिन ताकत हैरान करने वाली थी, जैसे वह इस पल का बरसों से इंतजार कर रही हों। पास खड़ी प्रिया हैरान थी कि चेयरमैन यहां तक क्यों आए हैं, लेकिन चेयरमैन की आंखों में आंसू और कांपते हाथों को देखकर उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है। कुछ ऐसा हो रहा है जो वह नहीं जानती। दादी मां ने हांफते हुए प्रिया की ओर देखा। उन्होंने कांपती उंगली से दरवाजे की ओर इशारा किया। प्रिया, बेटा थोड़ी देर बाहर जा, मुझे चेयरमैन साहब से कुछ बात करनी है। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। प्रिया को दादी मां की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह झिझकी। दादी मां, आपकी हालत। तभी विक्रम ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, प्लीज, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूं, बस थोड़ी देर के लिए। उनकी आवाज विनम्र लेकिन दृढ़ थी। प्रिया ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। प्रिया के जाते ही दादी मां ने कांपते हाथों से अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे किया। उनकी आंखों में मौत का डर नहीं था, बल्कि एक ठंडा गुस्सा था। चेयरमैन साहब, तुम्हारा वह भाई आज मेरा घर तोड़कर गया है। वह इंसान नहीं, जानवर है। दादी मां के पहले शब्द पर ही विक्रम ने होंठ भींच लिए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है, रास्ते में मुझे रिपोर्ट मिल गई थी मेरे भाई ने आपके साथ। मैं उसे संभाल नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दादी मां ने कांपते हाथों से विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। सिर्फ आज की बात नहीं है, 25 साल पहले भी उसने यही किया था। उसने अंजलि के साथ भी यही किया था। दादी मां की आवाज फट गई। उनके दिल में दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। विक्रम एक पल के लिए सुन्न हो गए। वह आज की घटना के लिए माफी मांग रहे थे, लेकिन अतीत का एक ऐसा सच सामने आया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनका दिमाग खाली हो गया। आप क्या कह रही हैं? राजेश ने 25 साल पहले उनके दिमाग में स्टडी रूम में मिला खत कौंधा। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह शब्द अब एक भयानक सच्चाई बन चुके थे कि वह उन्हें और बच्चे को बचाने के लिए भागी थी। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दादी मां ने अपने कमजोर हाथों से विक्रम के दोनों हाथ पकड़ लिए। चेयरमैन साहब, होश में आइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। दादी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया, वह अंजलि की बेटी है, जिसे उसने आखिरी सांस तक बचाया था। वह आपका खून है। विक्रम का दिल बैठ गया। वह जानते थे, लेकिन 25 साल साथ रही एक बुढ़िया के मुंह से यह सुनते ही सब कुछ हकीकत बन गया। अपने बाप के बारे में जाने बिना वह बासी खाना खाकर ताने सुनकर बड़ी हुई है, और अब तुम्हारा वही भाई फिर से प्रिया को मारने आया है। इस बार तुम उसे बचाओ, एक पिता का फर्ज निभाओ।
दादी मां की चीख इमरजेंसी रूम में गूंज उठी। विक्रम के पैरों की जान निकल गई और वह बिस्तर का कोना पकड़कर फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए। वह भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक ऐसे पापी थे जिसने 25 साल गंगवा दिए थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे भाई ने, मुझे पता नहीं था। विक्रम ने दादी मां के खुरदुरे हाथों में अपना चेहरा छिपाकर रोना शुरू कर दिया। कोई शर्म, कोई इज्जत नहीं थी, वह एक जानवर की तरह रो रहे थे। तभी बाहर दादी मां की चिंता में घूम रही प्रिया अंदर से रोने की आवाज सुनकर पर्दा हटाकर अंदर आई। दादी मां, चेयरमैन साहब, क्या हुआ? प्रिया सामने का नजारा देखकर जम गई। आसमान जैसे ऊंचे चेयरमैन उसकी दादी मां के सामने घुटनों पर बैठकर एक बच्चे की तरह रो रहे थे। चेयरमैन साहब, प्रिया घबराकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी विक्रम ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया, आंसू पोंछे और लड़खड़ाते हुए उठे। उन्होंने अपनी लाल आंखों से प्रिया को देखा, उनकी प्यारी बेटी। वह उसे गले लगाकर कहना चाहते थे, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन इस वक्त भावनात्मक बातों से ज्यादा उसे सुरक्षा की जरूरत थी। बाहर भेड़िया राजेश मुंह खोले खड़ा था। प्रिया खून से सनी यूनिफॉर्म में कांप रही थी। दादी मां का खून अभी भी उसके हाथों पर सूखा हुआ था। यह देखकर विक्रम का दिल फट रहा था। उन्होंने चुपचाप अपना महंगा कोट उतारा और प्रिया के कंधों पर डाल दिया। लाखों का कोट, लेकिन इस वक्त उसकी कोई कीमत नहीं थी। एक भारी गर्म एहसास ने प्रिया को ढक लिया। चेयरमैन साहब, प्रिया ने हैरानी से देखा। विक्रम ने प्रिया के कंधों को मजबूती से पकड़ा। यह अब एक झिझकता हुआ हाथ नहीं था, यह एक पिता, एक रक्षक का हाथ था। तुम्हारी दादी मां, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर बचाऊंगा, यह मेरा वादा है। और फिर विक्रम की आंखें चमक उठीं। आज से तुम अकेली नहीं हो। जिसने भी तुम्हें छूने की कोशिश की, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। यह सिर्फ एक बॉस की सांत्वना नहीं थी, यह एक पहाड़ जैसी मजबूती थी। प्रिया बिना कुछ समझे चेयरमैन की दृढ़ आंखों को देखकर अपने दिल में एक गर्माहट महसूस करने लगी। शुक्रिया, शुक्रिया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और इमरजेंसी रूम से बाहर निकले। गलियारे में मिस्टर गुप्ता इंतजार कर रहे थे। दरवाजा बंद होते ही विक्रम के चेहरे से दुख गायब हो गया। उनकी आंखों में अब एक शेर की जानलेवा चमक थी। गुप्ता, अभी एक काम करना है। बताइए चेयरमैन साहब। प्रिया का इस्तेमाल किया हुआ कोई कप या उसके बाल तुरंत हासिल करो, विक्रम ने धीरे और गुप्त रूप से निर्देश दिया। गुप्ता हैरान थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। विक्रम ने अपने सिर से एक बाल तोड़ा और गुप्ता के हाथ में दे दिया। मेरे डीएनए से मिलान करके पितृत्व परीक्षण करवाओ। मुझे 100% यकीन है, लेकिन अदालत में राजेश को फंसाने के लिए हमें पक्के सबूत चाहिए। रिपोर्ट सीधे मुझे देना। गुप्ता ने सिर झुकाया। और अस्पताल की पूरी सिक्योरिटी टीम बदल दो और सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दो। अगर राजेश का कोई भी कुत्ता यहां दिखे तो उसकी टांगें तोड़ देना। कहना, यह मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। गुप्ता के जाने के बाद विक्रम ने शीशे से इमरजेंसी रूम के अंदर देखा। उनका कोट पहने, दादी मां का हाथ पकड़े प्रिया दिख रही थी। विक्रम की मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। वह जानते थे कि एक भयानक लड़ाई शुरू होने वाली है। उन्हें उस शख्स से लड़ना था जिसे वह भाई कहते थे। 50 साल से ज्यादा एक साथ खाना खाया था, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। 25 साल पहले वह रक्षा नहीं कर पाए थे। उन्होंने अंजलि को खो दिया था और उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी को क्या धमकियां मिली थीं, वह कितनी डरी हुई थी। लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बेटी के लिए और आसमान से देख रही अंजलि के लिए। विक्रम की आंखें अंधेरे में ठंडक से चमक उठीं। अब असली लड़ाई शुरू हो रही थी। अगली रात बारिश हो रही थी। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में विक्रम अकेले खिड़की के पास बैठे बारिश की बूंदों को देख रहे थे। उनकी उंगलियां लगातार उनके घुटने पर थपथपा रही थीं। वह बेचैनी से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई और मिस्टर गुप्ता अंदर आए। उनके हाथ में राष्ट्रीय जीन अनुसंधान केंद्र की मुहर लगा एक मोटा लिफाफा था। गुप्ता ने बिना कुछ कहे लिफाफा चेयरमैन के सामने रख दिया, सिर झुकाया और बाहर जाकर पहरा देने लगे। विक्रम ने कांपते हाथों से लिफाफे की सील तोड़ी। कागज फटने की आवाज शांत कमरे में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी।
उनका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उन्होंने कागज निकाला। जटिल जीन ग्राफ के नीचे लाल अक्षरों में लिखा परिणाम उनकी आंखों में चुभ गया। पितृत्व संबंध स्थापित होने की संभावना 99.99%। 500 विक्रम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शक यकीन में बदल गया था। वह जानते थे, लेकिन विज्ञान ने इसे साबित कर दिया था। उनके हाथ में पकड़ा कागज भारी लग रहा था। कागज पर विक्रम के गर्म आंसू की एक बूंद गिरी। मैच शब्द आंसू में भीग गया। 61 साल की जिंदगी में क्या वह कभी ऐसे रोए थे? विक्रम ने अपनी जेब से प्रिया की बायोडाटा वाली तस्वीर निकाली। उन्होंने डीएनए रिपोर्ट और तस्वीर को साथ रखकर चुपचाप रोना शुरू कर दिया। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। काफी देर रोने के बाद विक्रम ने खुद को संभाला और इंटरकॉम उठाया। उनकी आवाज भारी थी लेकिन दृढ़ थी। गुप्ता, प्रिया शर्मा को अभी मेरे कमरे में लाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ देर बाद दादी मां के कमरे के बाहर बैठी प्रिया गुप्ता के साथ विक्रम के कमरे में आई। देर रात बुलाए जाने से वह घबराई हुई थी। विक्रम ने प्रिया को सोफे पर बिठाया और खुद सामने बैठ गए। वह अब एक बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक घायल बूढ़े पिता थे। प्रिया, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कल राजेश ने तुम्हारे घर पर जो किया, वह तब तक खुद कुछ नहीं करता जब तक उसकी जान पर न बनाए। विक्रम ने गहरी नजरों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा हो? प्रिया झिझकी। वह जानती थी कि यह रिकॉर्डर पेन कितना खतरनाक है, लेकिन सामने बैठा यह आदमी, उसने उसकी दादी मां को बचाया था, उसे अपना कोट दिया था और परिवार की तरह व्यवहार किया था। इन पर भरोसा किया जा सकता है। प्रिया ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक पुराने रूमाल में लपेटी हुई चीज। रूमाल खोलते ही टूटी स्क्रीन वाला खरोंचों से भरा चांदी का रिकॉर्डर पेन सामने आया। अगर आप न होते तो मैं यह किसी को नहीं बता सकती थी, प्रिया ने पेन मेज पर रखते हुए कहा। जिस दिन आप बेहोश हुए थे, बाइला की बात में कैरात में पेन मेज पर बाइलक, उस सुबह यह वाइस चेयरमैन साहब से लॉबी में गिर गया था। मुझे लगता है कि वे इसी की तलाश में आए थे। विक्रम ने कांपते हाथों से पेन उठाया। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने प्ले बटन दबाया। राजेश की घटिया आवाज कमरे में गूंज उठी। भाई साहब के दस्तखत होते ही सब खत्म। उनके दिमागी रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट भी तैयार है। भाई साहब को मैं संभाल लूंगा। यह उनके अपने कानों से सुना गया सौतेले भाई का धोखा था। 50 साल से साथ रहने वाला भाई, बचपन में जिसका हाथ पकड़कर वह स्कूल ले जाते थे, और फिर यहां तक आने में मुझे 25 साल लगे। उसकी शैतानी नीयत साफ झलक रही थी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पेन को इतनी जोर से पकड़ा कि आवाज आने लगी। वह अभी राजेश को मार देना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें एक मुकम्मल बदला चाहिए था। विक्रम ने अपनी लाल आंखों से प्रिया को देखा। प्रिया, उन्होंने पहली बार प्यार से उसका नाम लिया। प्रिया ने हैरानी से देखा। विक्रम ने अपना बड़ा खुरदुरा हाथ प्रिया के हाथ पर रखा। एक गर्म एहसास हुआ। यह रिकॉर्डर मुझे दे दो, और कल से अगर मैं अचानक बहुत बीमार हो जाऊं या अजीब हरकतें करूं तो भी सिर्फ तुम मुझ पर भरोसा करना। जी, लेकिन इसका क्या मतलब है? प्रिया ने पूछा। शेर को पकड़ने के लिए उसकी मांद में जाना पड़ता है, और शैतान को पकड़ने के लिए मुझे खुद एक लाश बनना होगा। जब वे खुद बाहर आकर नाचेंगे, वही दिन उनकी मौत का दिन होगा। प्रिया ने चेयरमैन की आंखों में एक गहरा दुख और एक मजबूत संकल्प देखा। वह पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे पहली बार एक मजबूत सहारे का एहसास हुआ। प्रिया को भेजने के बाद विक्रम ने अपने सेक्रेटरी को आखिरी निर्देश दिया। कल सुबह मीडिया में यह खबर फैला दो कि ब्रेन हैमरेज के बाद मैं होश खो बैठा हूं और कभी भी मर सकता हूं। हमें राजेश को शैंपेन खोलने का मौका देना है। गुप्ता ने हैरानी से देखा, लेकिन विक्रम की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, एजेंडा, चेयरमैन को हटाना, हमें उसे वह चारा देना है जो वह सबसे ज्यादा चाहता है। बाहर बारिश तेज हो गई थी। बिजली चमकी और कमरा सफेद हो गया। अंधेरे में सिर्फ विक्रम की आंखें चमक रही थीं। अगले दिन सुबह सभी समाचार चैनलों पर विक्रम मेहरा बेहोश, हालत गंभीर की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। व्यापार जगत में हड़कंप मच गया। यह खबर देखकर राजेश कुटिलता से हंसा। भाई साहब, क्या टाइमिंग है आपकी? राजेश ने तुरंत बड़े डायरेक्टर्स को बुलाकर एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग की। मीटिंग में मौजूद डायरेक्टर्स के चेहरे पर चिंता थी,
लेकिन राजेश आत्मविश्वास से भरा था। उसने इस पल के लिए 25 साल इंतजार किया था। देखिए, राजेश ने एक जाली मेडिकल रिपोर्ट मेज पर फेंकते हुए कहा, चेयरमैन सोचने समझने की हालत में नहीं है। कंपनी को बचाने के लिए हमें तुरंत शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी होगी। कुछ डायरेक्टर्स झिझके, लेकिन राजेश ने पहले से पटाए हुए विदेशी निवेशकों के समर्थन पत्र दिखाकर दबाव बनाया और आखिरकार मीटिंग का प्रस्ताव पास हो गया। राजेश ने मीटिंग के दस्तावेजों पर दस्तखत किए और खाली चेयरमैन की कुर्सी को देखकर विजेता की तरह मुस्कुराया। अलविदा भाई साहब, वह कुर्सी अब मेरी है। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे हुए विक्रम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आंखें बंद थीं, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। उनके कान में लगे ईयरफोन से उन्हें बोर्ड मीटिंग की सीधी जानकारी मिल रही थी। शिकार खुद जाल में आ गया था, अब बस जाल कसना बाकी था। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के दिन सुबह राजेश चुपके से विक्रम के कमरे में आया। बिस्तर पर विक्रम की आंखें बिना किसी भाव के छत को घूर रही थीं, होंठ सूखे थे। राजेश ने बिस्तर के पास जाकर फुसफुसाया, भाई साहब पहचान रहे हैं, मैं हूं राजेश। विक्रम सिर्फ ओ जैसी आवाजें निकाल रहे थे। राजेश को यकीन हो गया। वह मुस्कुराया और भाई के कान में कहा, अगर आपने यह सब पहले ही मुझे दे दिया होता तो अच्छा होता। अब आराम से जाइए, कंपनी मैं संभाल लूंगा। वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही विक्रम की आंखें तुरंत साफ हो गईं। उनके हाथ ने चादर को कसकर पकड़ लिया। बिस्तर के पास पर्दे के पीछे से प्रिया बाहर आई। विक्रम ने कहा, अब हमारी बारी है, हम उसे सबके सामने बेनकाब करेंगे। सुबह 10 बजे मेहरा ग्रुप का मुख्यालय, शेयर होल्डर्स, कर्मचारी और मीडिया से लॉबी खचाखच भरी थी। सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई। मंच पर राजेश ने दुख का नाटक करते हुए कहा, सम्मानित शेयर होल्डर्स, चेयरमैन साहब की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हमें कंपनी के भविष्य के लिए एक कड़ा फैसला लेना होगा। स्क्रीन पर एक जाली मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई। ब्रेन हैमरेज, बेहोशी की हालत, निर्णय लेने में असमर्थ। राजेश के एक समर्थक डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा, इस स्थिति में हम विक्रम मेहरा को चेयरमैन पद से हटाने और राजेश मेहरा को नया चेयरमैन नियुक्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। वोटिंग शुरू होने ही वाली थी, तभी 1 मिनट, एक धीमी लेकिन साफ आवाज के साथ हॉल का पिछला दरवाजा धड़ाम से खुला। सबने पीछे मुड़कर देखा। रोशनी के बीच एक काला सूट पहने आदमी अंदर आ रहा था। कोई व्हील चेयर नहीं, कोई सहारा नहीं, वह विक्रम मेहरा थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। जो आदमी कुछ देर पहले बेहोश बताया जा रहा था, वह चलकर आ रहा था। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे। मंच पर राजेश का चेहरा भूत देखने जैसा हो गया। भाई साहब, विक्रम मंच पर चढ़े। उनके पीछे एक साफ सुथरे सूट में प्रिया थी। विक्रम ने राजेश के हाथ से माइक छीन लिया। मेरा भाई बहुत जल्दी में है, मैं अभी जिंदा हूं और तुम मेरा अंतिम संस्कार करने चले हो। राजेश चिल्लाया, आप लोग धोखा खा रहे हैं, ये सठिया गए हैं, बस थोड़ी देर के लिए होश में आए हैं। विक्रम हंसे। उन्होंने प्रिया से रिकॉर्डर पेन लिया। मैं पागल हूं, चलो खुद ही सुन लो। उन्होंने रिकॉर्डर को माइक के पास लगाकर प्ले कर दिया। भाई साहब के दस्तखत होते ही सब खत्म। राजेश की आवाज हॉल में गूंज उठी, यहां तक आने में मुझे 25 साल लगे। भाई साहब को मैं संभाल लूंगा। आवाज बिल्कुल साफ थी। राजेश के पैर कांपने लगे और वह गिर पड़ा। वह, तुम्हें कहां से मिला? तभी विक्रम के इशारे पर पुलिस और जांच अधिकारी हॉल में घुस आए। राजेश मेहरा, आपको हत्या की कोशिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। एक अधिकारी ने वारंट दिखाते हुए कहा। हथकड़ी राजेश की कलाई पर लग गई। तुमने जिस डॉक्टर को खरीदा था, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। मेरे ड्रिप में जहर मिलाने की साजिश से लेकर तुम्हारे बैंक खातों तक सब कुछ पता चल गया है, विक्रम ने ठंडक से कहा। राजेश चिल्लाया, यह एक जाल है। मैं कौन हूं तुम जानते हो? जाते जाते उसने प्रिया की ओर इशारा किया। और यह लड़की कौन है? किसी धोखेबाज के साथ मिलकर जाली रिकॉर्डिंग लाई है। विक्रम ने स्क्रीन बदलने का इशारा किया। विशाल स्क्रीन पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। नीचे लाल अक्षरों में पितृत्व संबंध स्थापित होने की संभावना 99.99% लिखा था। फिर विक्रम ने अपनी जेब से नीलम का हार निकाला। यह वह हार है जिसे मैंने 25 साल पहले अपनी पत्नी को दिया था।
जिसके पीछे मैंने खुद तारीख खोदी थी, डीएनए और यह हार। इससे बड़ा सबूत चाहिए क्या? राजेश के पास कहने को कुछ नहीं था। उसे घसीट कर ले जाया गया। हॉल में कोलाहल मच गया। फ्लैश की चकाचौंध के बीच विक्रम ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। मैं आप सबसे मिलाता हूं, मेरी खोई हुई बेटी और मेहरा ग्रुप की नई वारिस प्रिया मेहरा। हॉल में एक बार फिर हलचल मच गई। एक सफाई कर्मी, चेयरमैन की बेटी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सारे सबूत सच बोल रहे थे। सैकड़ों आंखें प्रिया पर थीं। प्रिया ने एक झिझक भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके पिता का हाथ गर्म और मजबूत था। उस दिन मेहरा ग्रुप का पुराना साम्राज्य ढह गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। 1 महीने बाद विक्रम, प्रिया और स्वस्थ हो चुकी शांति मां एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। उस सुबह बस्ती की तंग गली में महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। विक्रम गाड़ी से उतरे। वह थोड़ा लंगड़ा रहे थे, लेकिन उनका चेहरा दृढ़ था। उन्होंने दादी मां का सामान उठाते हुए कहा, मां जी, अब आप हमारे साथ चलेंगी। मैं अपनी बेटी की रक्षक को इस तरह नहीं रहने दे सकता। दादी मां ने मना किया। अरे बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत कहां जाऊंगी? तुम दोनों साथ रहो, मैं यहीं ठीक हूं। विक्रम ने बिना झिझके उनके सामने सिर झुकाया। जिसने मेरी बेटी को पाला पोसा, वह मेरे लिए मेरी मां जैसी हैं। कृपया मुझे एक बेटे का फर्ज निभाने का मौका दीजिए। दादी मां की आंखें नम हो गईं। प्रिया ने एक बार अपने पुराने घर को देखा। मुश्किल लेकिन कीमती यादें। उसने दरवाजे पर घर खाली है का नोटिस लगाया और गाड़ी में बैठ गई। मेहरा हवेली का विशाल गेट खुला। दादी मां की आंखें फटी रह गईं। अरे, यह तो महल है। नौकरों ने लाइन में खड़े होकर स्वागत किया। स्वागत है छोटी मैडम, बड़ी मांझी। विक्रम ने खुद झुककर दादी मां की पुरानी चप्पलें उतारी। उन्होंने दादी मां का हाथ पकड़कर उन्हें दूसरी मंजिल पर उनके कमरे में पहुंचाया। यह आपका कमरा है मांझी, सबसे आरामदायक और धूप वाला कमरा। बगल का कमरा प्रिया का था। दोनों कमरों के बीच एक छोटा दरवाजा था ताकि वे आसानी से मिल सकें। प्रिया अपने कमरे में आकर हैरान रह गई। साफ सुथरे फर्नीचर, नई किताबें, एक नया लैपटॉप और बिस्तर के पास एक तस्वीर। 25 साल पहले जवान विक्रम और अंजलि मुस्कुरा रहे थे। प्रिया ने पहली बार अपने माता पिता की खुश तस्वीर देखी। विक्रम ने एक लिफाफा निकाला। प्रिया, यह अब तुम्हारा है। लिफाफे में एक नया पहचान पत्र था, प्रिया मेहरा। वह अब आधिकारिक तौर पर मेहरा ग्रुप की वारिस थी। अब जाकर तुम्हें तुम्हारा असली नाम मिला। माफ कर देना बेटा। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्रिया पापा। उसने पहली बार उन्हें पापा कहा। उस एक शब्द पर विक्रम अपने आंसू नहीं रोक पाए। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। खोए हुए 25 साल उस आलिंगन में मिल रहे थे। रात के खाने की मेज पर शाही खाना परोसा गया था। तीनों ने एक साथ गर्मजोशी से खाना खाया। खाने के बाद वे बगीचे में आए। विक्रम ने एक फोटोग्राफर को बुलाया। एक तस्वीर लेते हैं। विक्रम और दादी मां बेंच पर बैठे और प्रिया ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। स्माइल, फ्लैश चमका और तस्वीर में तीनों के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति थी। वे सच में एक परिवार लग रहे थे। विक्रम ने एक नई कार की चाबी प्रिया को दी। कल से ऑफिस जाने के लिए। प्रिया ने मना कर दिया। नहीं पापा, कल मैं बस से जाऊंगी। मुझे दादी मां के साथ बाजार जाना है, पहले की तरह। विक्रम हंस पड़े। सारी झिझक खत्म हो चुकी थी। हवेली की बत्तियां बुझ गईं और तीनों की हंसी रात की हवा में घुल गई। खोया हुआ समय धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहा था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं। मैं हर एक को जवाब दूंगा। आपका दिन खुशहाल और स्वस्थ हो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें।